हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। ये जो वीडियो है ना बेटा, आपके एनसीईआरटी विज्ञान में जो क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे वो बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन हो या फिर अभ्यास के अंदर के क्वेश्चन हो, सभी प्रश्नों के उत्तर लेके आ गया हूँ। इससे पहले मैंने इसके चैप्टर को समझा दिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब ये चीज़ आपकी बाकी थी तो ये भी मैं करा दे रहा हूँ। तो बेटा स्टार्ट कर दें क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सब चीज़ पढ़ा रखी है आपने और चैप्टर पढ़ा होगा तभी ये वीडियो देखना, उससे पहले मत देखना। आपको इस रूम में थोड़ा थोड़ा धुआं फील होगा ना। एक्चुअली अभी पूजा हुई है, आरती हुई है, तो हवन टाइप जो होते हैं ना हमारे में, धूप जलाते हैं, तो वो है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं माता का नाम लेके। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। एक मैग्नीशियम रिबन होती है, उसे हम साफ़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो साधारण परिस्थिति में है ना, मैग्नीशियम क्या होता है, वायु में उपस्थित, वायु में क्या है, ऑक्सीजन है। जो मैग्नीशियम होता है, जैसे ही उसको वायु के संपर्क में लाओगे तो ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेता है और एक परत बना लेता है। किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कह रहे हैं साधारण परिस्थितियों में मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। मैग्नीशियम रिबन से इस परत को साफ करने के लिए, ठीक है, जलाने से पहले रिबन को साफ किया जाता है ताकि ऊपर जो भी अशुद्धियाँ हैं उसे हटा दिया जाए। तो ये लिखा है, अतः मैग्नीशियम रिबन से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत अतः अन्य अशुद्धियाँ जैसे धूल कण नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु से जलाने से पहले साफ कर लेना आवश्यक होता है। सिंपल, आराम से हो गया होगा। आप अपना नोट्स भी करते रहें, या तो उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको अच्छा लगता है। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। कह रहे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण बेटा एग्जाम में आता ही आता है। इसके सरल हल करने के लिए एक अलग से वीडियो भी मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो वर्ड्स में दे रखा है, आपको नॉर्मली बनाना था। हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, ठीक। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। इस तरफ क्लोरीन 2, इस तरफ क्लोरीन 2, इस तरफ हाइड्रोजन 2, इस तरफ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। फिर बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। फिर बेरियम सल्फेट BaSO4 और फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। इसको संतुलित किया है तो इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 2 से। अब इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है उस वीडियो में, संतुलित करने वाले, क्योंकि सॉल्यूशन बताया जा रहा है यहाँ पर। क्यों, कैसे, अगर आप पूछेंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, क्योंकि अगर इतने छोटे से टाइम में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक पर एक आधे घंटे या 40 मिनट की एक वीडियो बना रखी है मैंने, उसको ज़रूर देखना। ये सारे क्वेश्चन वहाँ करा रखे हैं। सोडियम क्या होता है बेटा, Na, जल मतलब होता है H2O, फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और फिर हाइड्रोजन यानी कि H2। अब देखिए क्लियर, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है बेटा, 2 बार है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, इधर भी 1 बार था। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन 1 था, तो 2 बनाने के लिए 2 से गुणा किया। जैसे इसको 2 बनाए, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 1 था, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए इधर 2 से गुणा किया। जैसे ही 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 4 हो गए। सोडियम यहाँ पे 2 हो गया है, तो सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ, अवस्था ठोस द्रव गैस है ना, ये सब अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या बोला गया है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है ये आपका। फिर क्या बोला गया, सोडियम सल्फेट के विलयन जब बोलेगा ना, द्रव्य अवस्था होता है,
एक्वस, एक्वस AQ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, विलयन है तो एक्वस, जब जब विलयन होगा एक्वस, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और फिर क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है बेरियम सल्फेट का। तो ये बेरियम सल्फेट आपका अवक्षेप है, सफ़ेद होता है ये, सफ़ेद अवक्षेप। फिर दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है इसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का विलयन, विलयन बोला है तो एक्वस, ठीक है। जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन HCl, विलयन बोला है एक्वस से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन, विलयन बोला है एक्वस, तथा जल बनाते हैं, जल H2O। जल क्या होता है, द्रव होता है, L लिक्विड होता है, तो L लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं किसी पदार्थ, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कि शुष्क चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा 1 नंबर में। फिर बोला है ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कीजिए, मतलब CaO को जल के साथ अभिक्रिया करना है। CaO सॉलिड फॉर्म में है, जल के साथ अभिक्रिया, जल आपका लिक्विड फॉर्म में, तो ये बिना बुझा हुआ चूना क्या दे देगा, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका उत्तर होगा, इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका रीज़न है सक्रियता श्रेणी। सीधी सी बात, ये सब मैंने पढ़ा रखा है हर एक चीज़, तभी मैं बोल रहा हूँ बेटा चैप्टर पहले पढ़ना है, चैप्टर पढ़ के ही ये चीज़ देखनी है। इसको डायरेक्ट देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। पहले चैप्टर देखना, चैप्टर में कॉन्सेप्ट को समझना है। सक्रियता श्रेणी है, तुम्हें एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारे क्लास में एक हट्टा कट्टा इंसान है ना, और एक तुम्हारे बगल में एक छोटा सा इतनी हाइट ऐसे पतला पुतला दुबला पतला इंसान है, ठीक है। अगर वो बोलेगा, मैं सब पतला वाला बोलेगा मैं पहले बैठ गया, आके वो पहले बैठ गया। अब वो जो तगड़ा इंसान है आके बोलेगा मैं बैठूंगा पहले, तो वो बैठ ही जाएगा, क्यों, वो उठा के बाहर फेंक देगा और वो उसके जगह पे बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो शक्तिशाली है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। क्या, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील डालने पर कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि कॉपर और आयरन की बात हो रही है। आयरन मतलब लोहा। आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। जो आयरन का स्थान है सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, तो भैया वो कॉपर को हटाकर वो अपना जगह घेर लेगा, ठीक है। अतः यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बन जाता है, जिसका रंग हरा होता है। और इसी के कारण फलस्वरूप विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा आंसर होगा, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब भाई हजारों द्विविस्थापन अभिक्रिया है उदाहरण में, तो हजारों लाखों करोड़ों है, तो एक उदाहरण देने के लिए बोला है तो दे देंगे। भैया PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है। तो Pb के साथ यहाँ से क्लोरीन आ गया, ठीक है, PbCl2, और यहाँ से क्या बैठा NO3 और ये H, तो यहाँ से क्या आ गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ द्विविस्थापन, अदला बदली होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है, ठीक है। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। सो देखिए बेटा, यहाँ पर है Na और यहाँ है O2। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक
ठीक है। सो देखिए बेटा, यहाँ Na है, यहाँ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और Na के साथ यहाँ Na सिंगल था, इसके साथ क्या जुड़ गया देखो, ऑक्सीजन। तो यानी कि Na उपचयित होता है, Na क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कमी हो रही है यहाँ से ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन था बेचारा, इधर है ही नहीं देखो, यानी O2 अपचयित होती है। पहले वाले में उपचयन अपचयन पता करना है। यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी होगी, अपचयन है। देखो CuO अपचयित होता है, यहाँ H2 था, H2 के साथ क्या लग गया, O, H2 उपचयित होती है। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उपचयन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अपचयन। अब आपकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं आपसे। कह रहे प्रश्न संख्या 1 में नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। देखो ध्यान से देखो, ये आपका PbO है, सॉलिड प्लस C, तो यह है 2Pb और यहाँ पर है CO2। कुछ कथन बोले गए उनको पढ़ लेते हैं। शीशा, Pb मतलब शीशा, लेड, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब उपचयित मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयित मतलब ऑक्सीजन की कम होना। ठीक। सो देखो बेटा, शीशा जो है, शीशे के साथ अभी ऑक्सीजन है, और यहाँ शीशे के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी शीशा अपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। और भी कथन देखते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये उपचयित हो रहा है। क्यों? कार्बन के साथ यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है C के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो ये B भी सही है, तो कथन A और B सही है। फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, गलत। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये बात सही होगी। उसके बाद लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है ना, लेड ऑक्साइड तो अपचयित हो रहा है, उपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका आंसर। ये हमारा जो बैटरी है ना फुदक रहा है, इसको थोड़ा चार्ज करते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। कह रहे हैं ये देखो बेटा, Fe2O3, यहाँ पर एल्यूमिनियम जुड़ रहा है, और Al2O3 2Fe, ये कैसी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप देखो बच्चों, ये कैसी अभिक्रिया है। एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गया, O3 आ गया। ठीक है, और बेचारा Fe अलग रह गया, तो कुछ अलग कर रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, विस्थापित अभिक्रिया है। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, विस्थापन अभिक्रिया है। Al के साथ O3 आ गया, बेचारा Fe अकेला रह गया, यानी कि जब किसी को तुम अकेले छोड़ दे रहे हो, इसका मतलब वो बेचारा सिंगल रह गया, यानी कि बेचारा ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। तो जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। अब बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब लोहे के चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम मिलाते हैं ना, लोहा मतलब आयरन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मिलाओगे HCl के साथ, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखो बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है, एक तरफ अभिकारक होता है और एक तरफ उत्पाद होता है। तो अभिकारक में जो जो चीज़ है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन, कुछ भी है, और इधर भी वही चीज़ होगा, तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों की जो मोल नंबर ऑफ जो होते हैं मोल, वो बराबर होने चाहिए। जैसे इस तरफ अगर 1 कार्बन है तो उस तरफ भी 1 ही कार्बन होना चाहिए, इस तरफ 1 है उस तरफ 2 कार्बन है, तो वो असंतुलित हो जाएगा नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो वही लिखा है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये लिख दिया मैंने, Zn + H2SO4, तीर का निशान, Zn SO4 H2।
देखो इधर Zn कितना है 1, इधर Zn कितना है 1, इधर सल्फर कितना है 1, इधर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो इधर जो है उधर भी वही है। देखो Zn इस तरफ 1 है उस तरफ, क्योंकि इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अभिकारक और इसे बोला जाता है उत्पाद। ठीक है ना। तो Zn अभिकारक में 1 है तो उत्पाद में भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 है, सल्फर 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, उधर भी 4 है। ठीक, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ये चीज़ भी वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये चीज़ होती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए चीज़ आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये आप लिखेंगे सिंपल भाषा में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग, मतलब देखो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है, मतलब जोड़ का चिन्ह करके मतलब अभिक्रिया अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है, फिर इसको संतुलित करना है। तो देखो बेटा, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2 से गुणा करूँगा नाइट्रोजन तो 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से कितना हो गया 3 दूनी 6, और यहाँ 2 है तो इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, तब जाके संतुलित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, गैस का वायु में दहन होने पर, दहन का मतलब जलाना, देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये वायु है ऑक्सीजन, दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड और ये जल है बनता है, तो इसको संतुलित करना है। देखो बेटा, पहले हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 2 और ये 3 है। चलो यहाँ पर दिक्कत हो रही है, फिर हाइड्रोजन जो 2 था, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है ना। हाँ, सो देखो बेटा, इरेज करना पड़ेगा। हाँ, समझ गए। अब देखो संतुलित करेंगे इसको हम। ओम हरे कृष्ण। सो देखो यहाँ से इसको संतुलित करना है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर मैं अगर 2 से गुणा कर देता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 2 को 4 बनाने के 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया यहाँ पर, और हाइड्रोजन यहाँ पर मेरा कितना है सिर्फ 2 है, तो 2 को 4 बनाने के 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। सल्फर मेरा कितना हो गया बेटा 2 हो गया। ओ सल्फर जब 2 हो गया तो सल्फर को 2 बनाने के इधर 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, सल्फर को 2 से गुणा कर दिया। अब एक चीज़ और देखो, ठीक है ना, सल्फर 2, अभी और देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं हम। 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दूनी 4 ही है, ऑक्सीजन 6 बनाना है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए देखो, ऑक्सीजन को 6 बनाना पड़ेगा, तो इसमें 2 की नहीं, इसमें मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब सही हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है एवं बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, इसको संतुलित करना है। तो देखो बेटा, Ba इस तरफ 1 है, Ba इस तरफ 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 3 है,
अच्छा ठीक। उसके बाद यहाँ एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ एल्यूमिनियम, देखो पहले इसको खोल देता हूँ, जब भी ऐसा रखा होगा ना तो इसको खोल दो। Al2SO4 ही तो है, चलो खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो एल्यूमिनियम यहाँ 2 है और ये एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम तो 2 बन गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन सिर्फ 2 है, तो 6 बनाने के लिए 3 से इधर गुणा कर देंगे। Ba कितना हो गया फिर यहाँ पर, Ba 3 हो गया, और यहाँ पर Ba को 3 बनाने के 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 से गुणा किया, Ba 3 हो गया, सल्फर भी 3 हो गया। क्या सल्फर 3 है यहाँ पर, नहीं है, तो यहाँ पर 3 से गुणा होगा, सल्फर 3 हो गया। ऑक्सीजन 4 3 12, 4 3 12 आराम से हो गया। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम धातु, ये पोटेशियम है सॉलिड, जल के साथ H2 लिक्विड अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एवं हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करती है ना। तो पोटेशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, ओके। हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और 2 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। सो देखो अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा करूँ, सो पोटेशियम बन जाएगा 2, ऑक्सीजन बन जाएगा 2, और हाइड्रोजन भी बन जाएगा 2, ठीक है। सो देखो बेटा, पोटेशियम मैंने 2 बना दिया, हो गया, और हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर सिर्फ 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2, और ये 2 4, तो हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो ये संतुलित हो गया आराम से। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, इनको हमें संतुलित करना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, ऑलरेडी करा रखा है, इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है। इन सभी क्वेश्चनों को तो किया ही किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, ठीक है, संतुलित करने वाले, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आप अच्छे से सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। जब तक इन क्वेश्चनों को आप खुद नहीं बनाओगे ना, तो क्वेश्चन सीख ही नहीं पाओगे, मैं तो यही कहता हूँ। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सीधी सी बात है, खाली देख रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक संतुलित करना आप खुद से नहीं बनाने लगते क्वेश्चंस, आपका कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ट्राई करो, भले ही स्टार्टिंग में 1 2 गलत होंगे, सोचो, अब एक बार एक क्वेश्चन बन गया ना, ठीक, अब मज़ा आ जाएगा, फिर बोलोगे और दो सर, और दो, इसका और क्वेश्चन दो, तो करने में मज़ा आता है, और ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, हर बार आता है, ठीक है। जैसे अच्छा, तो 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, बाकी तो आप खुद करिएगा। और ये सब मैंने करा रखा है, लिंक डाल दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले इसको सिंपल करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है ना, तो इससे समझने में दिक्कत होगी। 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो O2 और ये है H2, ठीक है। समझने के लिए हम खोल दे रहे हैं इसको, यहाँ है CaN2 और 3 दूनी 6, ऑक्सीजन का 6, और इधर है H2O, ठीक। आप देखना बेटा, हाइड्रोजन 2 और ये 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो सीधा सीधा नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से जब गुणा किया तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और 3 दूनी यहाँ पर 6 है, तो 6 और 2 ऑक्सीजन 8 हो गए। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 2 बना देंगे, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन हो गए और 6 ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 और ये 2 4,
2 दूनी 4, ठीक है। कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, तो संतुलित हो गया, ये सारे संतुलित हो गए। तो हमने गुणा क्या किया, हमने यहाँ 2 से गुणा किया और हमने यहाँ 2 से गुणा किया, बाकी तो सब संतुलित ही था, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया, इम्पॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखते हैं। देखो बेटा, ये Na2 है, सोडियम 2 है यहाँ पर और सोडियम यहाँ 1 है। तो ये तो पहले ही दिखा कि भैया 2 है, इधर 2 बनाने के 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 2 और ये 2 4, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, ठीक है। ऑक्सीजन 4 और ये 2 6, इधर ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन 4 और ये 2 6 हैं, 2 से गुणा किया ना तो 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, हो गया संतुलित। इसको 2 से गुणा किया और इसको 2 से गुणा किया, हो गया। इसमें आ जाओ, Na सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ठीक। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये पहले से ही संतुलित है, आराम से हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। लिखोगे दिया क्या समीकरण, पहले से ही संतुलित है। इधर भी ये 1 है, इधर भी ये 1 है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो चुका है, ठीक है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हो गया संतुलित, सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ा, ठीक, आराम से हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले खुद से प्रैक्टिस करना है और नहीं होता है वीडियो के लिंक डाल रखे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सीख भी लेना और आंसर भी कर लेना, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फिर क्या बनाता है, जल। इसको संतुलित करो और मुझे कमेंट करके आंसर लिख के बताना है, ठीक है। जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस और फिर है सिल्वर यानी कि Ag, इसको भी संतुलित करना है। एल्यूमिनियम Al, कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड CuCl2, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर Cu, इसको भी संतुलित करना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, है ना। तो देखो यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि सर इधर 3 है, इधर 2 है, कैसे संतुलित करूँ मैं 3। तो सीधी सी बात है, इधर 3 है ना, इधर 3 से गुणा कर दो और यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दो। तो एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, इधर 2 से गुणा कर दो, ये भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाया था ना। कॉपर यहाँ पर 3 है, 3 बनाने के 3 से गुणा कर दो, ठीक है। और क्लोरीन 3 दूनी 6 है, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, हो गया संतुलित। 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, आराम से, ठीक। इसको भी आप कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl, संतुलित करना आसान क्वेश्चन है। जो ट्रिकी था वो मैंने बता दिया झट से, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, मतलब संतुलित क्वेश्चन भरे पड़े हैं आपके NCERT में। तो NCERT खुद बोल रहा है कि भैया मुझे ज़्यादा करो, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में ज़रूर आऊँगा, तो मेरी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। NCERT खुद बता रहा है आपको कितने सारे क्वेश्चन हैं। कह रहे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो ये अभिक्रिया को मैंने संतुलित करके लिख दिया है और प्रकार भी मैंने लिख दिए। देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम को K से प्रतिष्ठित कर दें, ब्रोमाइड को Br से, ब्रोमाइड को, है ना। फिर बेरियम आयोडाइड BaI2, फिर क्या है पोटेशियम आयोडाइड KI, और फिर बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक। ये संतुलित भी कर दिया है मैंने, 2 दिख रहा है ना, संतुलित है।
ये किस तरीके का अभिक्रिया है वो आपको बताना है। तो यह संतुलित अभिक्रिया तो है ही है, और साथ ही साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? देखो बेटा, के के साथ आई आ रहा है, यहाँ से के और यहाँ से आई, और बी आर और बी ए यहाँ एक साथ आ गए, तो अदला बदली हो रही है इनमें। तो ये कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ठीक है, फिर क्या है? जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये संतुलित है, और ये कैसे अभिक्रिया है? एक था, दो टुकड़ों में बट गया। एक जायदाद दो टुकड़ों या दो से अधिक टुकड़ों में बट जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। वियोजन, टूटना, अलग होना। एक था, दो टुकड़ों में, दो से ज़्यादा टुकड़ों में बट रहा है, यानी कि वियोजन हो रहा है। अगले में आ जाओ, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये संतुलित कर दिया मैंने। ठीक है, दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ जब जुड़ के एक ही देगा, एक ही उत्पाद दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आराम से हो गया। नेक्स्ट, मैग्नीशियम Mg है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2 है, और फिर हाइड्रोजन है H2 है। ये संतुलित कर दिया मैंने। ये कैसा अभिक्रिया है? देखो, Mg और ये Cl एक साथ आ गए, बेचारा हाइड्रोजन अलग हो गया। अभी पढ़ा था ना, दो लोग आपस में जुड़ गए, बेचारा एक अलग हो गया। तो ये कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापित कर रहे हैं उनको। अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में। तो ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती हो, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो। सीधी सी बात है, नाम से ही पता चलता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या बनाएगा? अमोनिया, और इतनी ऊष्मा बाहर निकालेगा। बस इतना लिख देना, यहाँ से यहाँ तक लिखना और यहाँ से ये लिख देना, बस। ये भले ही ये सब ना लिखो चलेगा, लेकिन इतना और इतना ज़रूर लिखना है। हमेशा देखो बेटा, विज्ञान में उदाहरण ज़रूर देना है। परिभाषा के साथ साथ कोई समीकरण लग रहा है तो वो दो, उदाहरण लग रहा है तो ज़रूर दो। ठीक। और दूसरा, ऊष्माशोषी क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तब कुछ ऊष्मा का शोषण होता है या अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये लिख दोगे। उदाहरण यहाँ लिखना, N2 + O2। ठीक है, और इसमें क्या बनता है? 2NO, और यहाँ पर जो ऊष्मा होगी ना माइनस में होगी, माइनस में दिखाना। ये जो ऊष्मा अवशोषित होती है इतनी माइनस में दिखाना पड़ेगा। ठीक। अब एक चीज़ और है, कई बच्चे ये मान भूल जाएंगे, 45 किलो कैलोरी। तो जब भूल जा रहे हो ना, तो यहाँ माइनस के डेल्टा लिख देना, या फिर माइनस के ऊष्मा लिख देना, इससे भी काम चल जाएगा। पीछे में प्लस का ऊष्मा लिख देना, इससे भी काम चल जाएगा। अब इससे आसान और क्या होगा? पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखो, जब सांस लेते हो और जब तुम सांस छोड़ते हो तो तुम्हारे नाक से मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या? जब ऊष्मा निकलती है तभी ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। तो श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण जानिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में शोषित की गई ऑक्सीजन, जो हम सांस ले रहे हैं उससे हम ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज से संयुक्त होकर हमने ऑक्सीजन लिया, और पेट में हमने खाना खा रखा है, भोजन है, भोजन से प्राप्त जो ग्लूकोज है उससे वो जाकर अभिक्रिया करती है, संयुक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है, और यह ऊर्जा ATP में संचित हो जाती है, और इसी के फलस्वरूप जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें गर्माहट होती है, और इसी वजह से इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है।
अगला, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? संयोजन मतलब दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ जुड़ रही है और एक चीज़ बना रही है। वियोजन एक चीज़ है, उसके दो या ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े हो रहे हैं, तो विपरीत तो है एक दूसरे के। तो क्या है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए मानी जाती है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे Mg + O2 2MgO, तीर का निशान। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक ही यौगिक विखंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, विखंड गर्म करने पर CaO CO2 बन जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ थी जुड़ के एक बन रही है और एक चीज़ टूट के दो बन रही है, तो एक दूसरे के विपरीत है, सीधी सी बात है। ठीक, आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो विस्थापन और द्विविस्थापन, सबसे पहला अंतर क्या लिखोगे? परिभाषा। यहाँ परिभाषा लिख दोगे, यहाँ परिभाषा लिख दोगे। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में एक अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं। अभी देखा था उदाहरण में। ठीक है, ये देखो उदाहरण, Zn + CuSO4, तो Zn के साथ आ जाएगा SO4, बेचारा CO अलग हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में आयनों का परस्पर अदला बदली होता है। जैसे ये BaCl2 है और ये Na2SO4 है, तो Ba के साथ आ जाएगा SO4 और Na के साथ आ जाएगा Cl, NaCl, अदला बदली होती है। ठीक, इन अभिक्रियाओं में प्राय अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इन क्रियाओं में परमाणुओं के समूह का दूसरे परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में, सफाई में। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है और ये उसमें कॉपर मिलाया, तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट। और क्या, सिल्वर अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिल्वर जो चांदी होता है, ये उसकी सफाई करने की एक विधि है। अगला है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रित होने पर अवक्षेप उत्पन्न होता है। कोई दो चीज़ आपने ली, उसको मिला दिया, मिलाने के बाद जो गंदगी होगी नीचे बैठ रही होगी, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए Na2SO4 BaCl2 मिल के हमें क्या देता है? NaCl देता है। और ये जो BaSO4 होता है, वो आपका अवक्षेप होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिखी है। तो सीधी सी बात है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसी का उल्टा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन संयोजित होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे ये सल्फर है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया? SO2। ये एक उपचयन अभिक्रिया है। और ये देखिए, जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा है 2MgO, ये भी एक उपचयन अभिक्रिया है। ठीक, उदाहरण। अगला अपचयन क्या है? इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लुप्त होती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है। ये देखिए उदाहरण, ये बेस्ट उदाहरण है, बहुत ज़बरदस्त। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। देखो यहाँ पर CuO है, यहाँ पर O खत्म, मतलब CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ से देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं?
रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल है, आसान सुंदर सा। ठीक है, और एक उदाहरण दे सकते हो, ये भी है MnO2 है, और देखो यहाँ पर क्या आ गया, जो MnO2 है MnCl2 में क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होगी यहाँ पर कमी, ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो उस X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम है कॉपर। ठीक है, वायु की उपस्थिति में जब कॉपर को तुम गर्म करोगे ना, तो उस पर वो काला रंग हो जाता है। ठीक है, और वो जो यौगिक होता है ना, कॉपर ऑक्साइड होता है, CuO। वो क्या होता है? CuO होता है, कॉपर ऑक्साइड। अगले में आते हैं, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? जंग लगने से बचाने के लिए, संचारित होने से बचाने के लिए। 1 नंबर में ये आंसर होगा। लोहे की वस्तु वायु की ऑक्सीजन तथा नमी से संचारित हो जाती है, अर्थात इन पर जंग लग जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इनको उपचयित होने से बचाने के लिए। देखो, उपचयित कब होते हैं? जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर पाए और उपचयित ना होने पाए। और ऐसा ना अगर होगा तो उसका स्वाद, उसका जो सुगंध है वो खराब हो जाता है। अगर क्रिया करेगा तो उपचयित होने के बाद उसका जो स्वाद है ख़त्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मतलब उसमें नमी आ जाएगी और वो उसका कुरकुरापन ख़त्म हो जाता है। तो कुरकुरे हो, लेज, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। आप कहते हो इतना हवा क्यों डाल दिया, हमें इतना कुरकुरा मिला। तो वो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन होती है, क्या काम करती है? उपचयित होने से बचाती है उस पदार्थ को जो उसके अंदर होता है, ताकि उसका जो स्वाद है, उसका सुगंध वो बना रहे, मेंटेन रहे। वही चीज़ लिखा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? तेल तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थों के उपचयन से बचाव हेतु हम इन्हें नाइट्रोजन प्रभावित कर देते हैं। तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तन हो जाता है। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए और उपचयित होने से बचाने के लिए ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाते हैं। तो संचारण क्या होता है? जब कोई धातु है उसे हम नमी में, ठीक है, आर्द्र अवस्था में, नमी में या वायु में छोड़ देंगे तो उस पर उससे वो अभिक्रिया करके ना उस वस्तु पर एक भूरी भूरी टाइप की एक परत चढ़ा लेता है। उससे हम कहते हैं जंग लगना या संचारित होना, ये कहा जाता है। कह रहे हैं जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाती है तब यह संचारित कही जाती है, अतः इस पर जंग लग जाना कहलाता है। और यह जो प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे आपने देखा है लोहे पर जंग लग जाना, यही एक उदाहरण है संचारण का। अगला है विकृत गंधिता। अभी मैंने बताया इस पर क्वेश्चन मैंने बताया था। जब वसा अथवा तेल उपचयित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधित हो जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो ऑयली होते हैं, जो चिप्स है, जो कुरकुरा है, वो किस में बनता है? तेल में बनता है। यूँ छू करके ना मस्त ऐसे निकाल के रखते हैं और वो तेल में बनता है, वसा में बनता है। तो जो कोई भी पदार्थ तेल में बना हुआ है उसे अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वायु से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है और उपचयित होने पर वो विकृत गंधित हो जाएगी। कुछ दिनों बाद उससे बदबू आएगी, उससे दुर्गंध आएगा, है ना। उसका जो कुरकुरापन है वो, उसमें नमी आ जाएगी, सिकुड़ जाएगा और उसका स्वाद भी खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रभाव को कहा जाता है विकृत गंधिता। ठीक, वसाओं तथा तेलों का उपचयन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, प्रतिऑक्सीकारक कौन होते हैं? नाइट्रोजन गैस। तभी नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है लेस कुरकुरे में। और आप बोलते हो इतना भरा क्यों है? इसलिए भरा जाता है नाइट्रोजन गैस ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर पाए। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो उपचयित हो जाएगी, फिर मामला बिगड़ जाएगा, इसी वजह से। ठीक,
उदाहरण क्या है? आलू की चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचित होने से बचाया जा सकता है। तो ये इसका उदाहरण था। तो आशा करता हूँ बेटा ये जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ रखा होगा। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एक वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ इसका चैप्टर ज़रूर देखें, पहले चीज़ों को समझें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अब ये जो वीडियोज़ हैं आपको और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए प्रेरित करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करेंगे। वीडियो को शेयर करें हर जगह, चैनल पर नहीं तो बेटा सब्सक्राइब करें, ठीक है? और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।